Hello everyone, welcome to Cold Radio. I am your host Bhavna Joshi and today we are here with the second episode of our new health series सेहत सूत्रा, जहां हम समझते हैं अपनी बॉडी अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से। आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं डॉक्टर सरू सिरोही, जो अभी एज अ जनरल फिजिशियन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर सरू, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भावना। और इसी के साथ आज के एपिसोड में हम बात करेंगे BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट पर और समझेंगे व्हाट एक्चुअली इंक्लूड्स इन BLS। तो डॉक्टर सरू, वंस अगेन स्टार्टिंग द पॉडकास्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन, इफ यू टेल अस अबाउट BLS इन डेप्थ, इसके फायदे और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी नॉर्मल लाइफ में। ओके भावना, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। BLS या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट is a foundational emergency medical care that is provided by bystanders or responders to individuals experiencing life-threatening emergencies like cardiac arrest or choking until professional help arrive. हिंदी में इसका मतलब ये है कि BLS एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है जो अचानक कार्डियक अरेस्ट या सांस रुकने या फिर दम घुटने जैसी जानलेवा स्थिति में पेशेंट को दी जाती है। BLS सीखना बहुत जरूरी है because for every 1 minute without treatment, a victim's survival chance decreases by 7 to 10%. So BLS bridges the gap until paramedics arrive and offers essential oxygen to the brain. और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कभी किसी की सड़क पे ही मदद करनी पड़ जाए या कभी बाहर ही किसी की मदद करनी पड़ जाए। हमारे अपने घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, मदद की ज़रूरत कभी किसी को भी पड़ सकती है। आई टोटली अग्री विथ यू डॉक्टर सरू। और इसी के साथ जैसा आपने कहा कि ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस प्रक्रिया को प्रोवाइड करने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो कौन इसे सीख सकता है, हम कहाँ से इसको सीख सकते हैं? हाँ जी, BLS की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और BLS की ट्रेनिंग किसी को भी अवेलेबल होती है। द ट्रेनिंग इज अवेलेबल टू एनीवन एंड एवरीवन, इंक्लूडिंग नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक। BLS की ट्रेनिंग के लिए कोई भी प्रायर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में आपको ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स मिल जाते हैं। आपको बस गूगल करना है और आपको हर मेजर सिटी में कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में आपको CPR देना सिखाया जाएगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED मशीन, जिसको हिंदी में हम झटके वाली मशीन बोलते हैं, वो यूज करना सिखाई जाएगी। चोकिंग की पेशेंट को हेल्प करना सिखाया जाएगा और भी बहुत सारी जरूरी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। BLS सीखना वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ये होता है न्यू पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बेबी सिटर्स के लिए। बिकॉज हेल्थ इमरजेंसीज, इवन दो दे कैन अकर एनीवेयर एंड एनी टाइम, न्यू पेरेंट्स, टीचर्स, बेबी सिटर्स ये स्पेशली एक वल्नरेबल ग्रुप के साथ रहते हैं जहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है BLS की। बिल्कुल, तो हमने ये अभी तक जाना है कि BLS क्या है और इसकी ट्रेनिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हम ईजिली इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आजकल के टाइम पे जो सबसे मेजर डेथ के रीजंस हैं वो है एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, जो हमें हर दिन देखने को मिलते हैं, और दूसरी चीज़ है कार्डियक अरेस्ट। तो मैं जानना चाहूँगी कि थ्रू BLS हम कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर और रोड एक्सीडेंट्स के टाइम पर किस तरीके से इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगी। ठीक है, आप सपोज करें कि आपको कोई एक पेशेंट कहीं पे भी या कोई एक विक्टिम किसी भी सिचुएशन का आपने नहीं देखा कि वो चक्कर खा के गिरा, वो अपनी छाती पकड़ के उसको दर्द हुआ, वो तब गिरा या उसका एक्सीडेंट हुआ, आप बाद में पहुंचते हो, आपको बस एक सीन दिखता है और एक पेशेंट या विक्टिम जमीन पे लेटा हुआ दिखता है या गिरा हुआ दिखता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है चेक सीन सेफ्टी। You have to ensure that the area is safe not only for the victim but also for you. सेकेंड स्टेप होता है चेक रिस्पॉन्स।
आपको पेशेंट के साइड से उसके शोल्डर पे टैप करना है और जोर से पूछना है कि बाबा ठीक हो ना आप। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ये पूछ रहे हो और जब आप पेशेंट को जोर से आवाज लगा रहे हो उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, तो आपको पेशेंट के साइड से ही आवाज देनी है, पेशेंट के सर के पीछे नहीं खड़ा होना। क्योंकि अगर पेशेंट को किसी भी तरह की स्पाइनल इंजरी या फिर नेक इंजरी होगी और वो आपकी आवाज सुन के आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, तो वो अपना हेड टर्न करेगा अगर आप पेशेंट के हेड के पीछे खड़े हुए हैं। और इस केस में जो एग्जिस्टिंग स्पाइनल या सर्वाइकल इंजरी होगी वो एग्रीवेट हो जाएगी। थर्ड स्टेप होता है कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प में सबसे पहले आपको पासर बाइज की हेल्प लेनी है, क्योंकि 1% CPR देना भी बहुत मुश्किल होता है और इफेक्टिव भी नहीं होता है। दूसरा, आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। मैम, मैं आपको यहाँ पे बीच में टोक रही हूँ, बट आई रियली वांट टू नो कि एम्बुलेंस को बुलाने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हैं बट हमें सही तरीका नहीं पता, या हमने एम्बुलेंस बुला ली है बट वो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट नहीं पहुँच पा रही है। हाँ भावना, ये बहुत वैलिड डाउट है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सो देयर इज डेफिनेटली अ करेक्ट वे टू कॉल द एम्बुलेंस। 102 पे 102 पे आपको कॉल करना है, ऑपरेटर को अपना नाम आइडेंटिफाई करवाना है, सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है और एडी या फिर झटके वाली मशीन रिक्वेस्ट करनी है। और फोर्थ स्टेप है कि आपको अपना एड्रेस बताना है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको ऑपरेटर को बोलना है कि जी मैंने आपको जो एड्रेस बताया है वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एड्रेस बताने में गलती हो जाए या फिर ऑपरेटर से सुनने में या नोट डाउन करने में गलती हो जाए। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो एड्रेस दे रहे हैं आप एक बार ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मैंने जो आपको एड्रेस दिया है वो एक बार रिपीट कर दीजिए, ताकि जो एम्बुलेंस है वो आप तक ही पहुंचे, आपकी ही लोकेशन पे पहुंचे और किसी गलत लोकेशन पे ना पहुंच जाए। तो ये तो आपका एम्बुलेंस वाला डाउट आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हमने 3 स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे। पहला स्टेप था चेक सीन सेफ्टी, सेकंड स्टेप था चेक रिस्पॉन्स और थर्ड स्टेप था कॉल फॉर हेल्प। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। तो फोर्थ स्टेप है कि आपको पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करनी है कि छाती ऊपर नीचे हो रही है पेशेंट की या नहीं हो रही, और आपको पेशेंट का पल्स चेक करना है। अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा या फिर सिर्फ गैस्प कर रहा है, then you need to immediately start chest compression. अब now how exactly you need to give CPR or chest compressions or cardiopulmonary resuscitation? There's something called as a high quality CPR. So high quality CPR for adults follows a 3:2 ratio. मतलब 30 chest compressions followed by 2 rescue breaths. जो chest compressions है उनका रेट 100 से 120 पर मिनट रहता है। डेप्थ रहता है, मतलब कि आप छाती कितना डेप्थ तक दबा रहे हैं, वो अराउंड 5 सेंटीमीटर रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू अलाउ complete chest recoil between compressions. Basically you push hard and you push fast. अगर आप by chance untrained हो या फिर you're unwilling to give rescue breaths, then just perform continuous chest compression until emergency medical services arrive. जैसे ही EMS आता है, आपके पास AED मशीन आती है, आपको AED मशीन को ऑन करना है। AED मशीन को कोई भी यूज कर सकता है। AED मशीन को यूज करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मशीन होती है वो खुद ही आपको वॉइस प्रॉम्प्ट्स देती रहती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी, आपको बस वो सिंपली AED मशीन फॉलो करनी है। फाइनली मैम, इस डिस्कशन से मुझे जो समझ आया है वो ये है कि एम्बुलेंस को बुलाने का सही तरीका और CPR को देने का भी सही तरीका। तो आई थिंक लिसनर्स तक भी ये बात पहुंची होगी कि किस तरीके से एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है कि वो सही टाइम पर पहुंचे, और साथ के साथ CPR देने का एक परफेक्ट तरीका। इसी के साथ एक और जनरल इशू हम अपने घरों में देखते हैं, जहाँ पे जो हमारे इन्फेंट्स हैं वो कभी कभार कुछ इनगल्फ कर लेते हैं खेलते हुए या खाते हुए। तो उस टाइम पे जो चॉकिंग वाला केस है, उस टाइम पर हम थ्रू BLS किस तरीके से इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक,
So for babies or infants, if a baby or an infant is choking, you have to sit down and place the infant face down on your forearm. The baby's head should be lower than their chest. जो आपका फ्री हैंड है उससे आपको 5 फर्म क्विक ब्लोज देने हैं बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स. अगर ऑब्जेक्ट डिसलॉज नहीं होता है तो आपको बेबी को टर्न करना है. यू हैव टू टर्न द बेबीज फेस अप ऑन योर थाई. Place 2 fingers in the middle of their chest just below the nipple line and give 5 quick chest thrusts. ये सीक्वेंस आपको रिपीट करते जाना है जब तक ऑब्जेक्ट एक्सपेल नहीं हो जाता या फिर बेबी अनकॉन्शियस नहीं हो जाता. अच्छा, अगर अब बेबी अनकॉन्शियस हो जाता है तो ये आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है एंड इन्फेंट सीपीआर स्टार्ट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे का माउथ खोल के 2 फिंगर स्वीप, मतलब कि उंगली से ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इससे वो और ज्यादा अंदर जाके फंस सकता है. तो डॉक्टर सरू, अभी हमने जो बात की वो है इन्फेंट्स की, लेकिन अगर यही सेम चीज़ किड्स के साथ हो या गलती से एडल्ट्स के साथ कभी हो जाए कि खाते हुए चॉकिंग वाला केस उनके साथ हो जाए, तो उस वक्त हम उनकी हेल्प करने के लिए BLS के थ्रू किस तरीके से उनको अप्रोच करेंगे? Okay. So for children or for a conscious adult, we perform something that's called the Heimlich maneuver. You have to stand behind the patient. अपनी आर्म्स को पेशेंट की वेस्ट के अराउंड टाइटली रैप करना है. एक फिस्ट नाभि के ऊपर जस्ट ऊपर रखनी है और दूसरे हाथ से उस फिस्ट को ग्रैस्प करना है. एंड यू हैव टू डिलीवर क्विक अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट्स. दिस इज द हाइमलिक मैनूवर जो आप यूज करते हैं एक चाइल्ड के लिए, नॉट फॉर इन्फेंट्स और फॉर बेबी बट फॉर अ चाइल्ड और फॉर अ कॉन्शियस एडल्ट. अब इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसको मेडिकल भाषा में हम कैफे कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं. तो यूजुअली जिस पेशेंट को या जिस विक्टिम को ये हो रहा होता है उसका प्रोफाइल रहता है कि यूजुअली एक ओल्डर हेवियर पेशेंट रहेगा, कुछ खा रहा होगा, रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा होगा या घर पे कुछ खा रहा होगा. और मोर कॉमनली होगा अगर पेशेंट इनेब्रिएटेड है, मतलब पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या कुछ और कंज्यूम कर रहा है, या फिर पेशेंट का जो डेंटिशन है वो पुअर है, मतलब पेशेंट के दांतों में प्रॉब्लम है, तब ये कैफे कोरोनरी इन तरीके के पेशेंट्स में, इस प्रोफाइल के पेशेंट्स में ज्यादा दिखता है. तो सडनली क्या होगा कि किसी लार्ज पुअरली चूड पीस ऑफ फूड की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ये यूजुअली हम मिसडायग्नोज करते हैं एज अ हार्ट अटैक, क्योंकि पेशेंट इनेब्रिएटेड रहता है, पेशेंट ओल्डर रहता है, तो जो टिपिकल चोकिंग के वॉयलेंट साइंस होते हैं वो कैफे कोरोनरी में नहीं दिखते हैं. इसलिए बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज हो जाता है कि अरे ये पेशेंट चोकिंग नहीं हो रही, इस पेशेंट को, ये पेशेंट चोक नहीं कर रहा, ये पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना हमें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस कंडीशन में भी आपको CPR नहीं देना है, इस कंडीशन में भी आपको हाइमलिक मैन्यूवर ही देना है. तो फाइनली अब हमने समझ लिया कि अगर चॉकिंग वाले केस में भी अगर वो एडल्ट्स के साथ होता है तो हमें किस तरीके से उनकी हेल्प करनी है, अगर वो इन्फेंट्स के साथ होता है तो किस तरीके से हमें हेल्प करनी है. सो आई थिंक ये डिस्कशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है और काफ़ी बेनिफिशियल रहा है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सरू फॉर बीइंग विद अस एंड प्रोवाइडिंग अस दिस इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट BLS. और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट के ज़रिए हम हमारे लिसनर्स तक भी बेसिक लाइफ सपोर्ट के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को पहुंचा पाए होंगे, उनको समझा पाए होंगे. एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिर्फ स्किल नहीं है, इट्स अ मोमेंट. कभी भी कहीं भी आप किसी की लाइफ और डेथ के बीच का फ़र्क बन सकते हो और इमरजेंसी में परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट रहना ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. मिलते हैं अगली बार कुछ नए सवालों, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ. तब तक के लिए मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे सेहत सूत्रा ऑन कोल रेडियो.